यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है, जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है, और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहां जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही
एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं। सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहां जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते।
संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं। सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं, बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं।
उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहां जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है।
लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ओर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है।
तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं।
कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है।
और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी।
फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने।
उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है, जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है।
एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी
और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फ़िल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहां जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं। सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है।
लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी।
वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है, जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फिल्म सुनने में जितनी अलग लगती है उतनी ही खास भी हो सकती है। तो चलो इस फिल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फिल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के
बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ओर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है, जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है, और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे। जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं, और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे। जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फिल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी, और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना। यूनिकॉर्न जैसा खूबसूरत और जादुई जानवर अगर मर जाए तो क्या होगा? सोचो, उसकी मौत के पीछे की कहानी कितनी अजीब और रोमांचक हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन अपने अनोखे नाम से ही सबके कान खड़े कर दिए हैं।
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न की, जो साल 25 में आने वाली है। ये फ़िल्म सुनने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही ख़ास भी हो सकती है। तो चलो इस फ़िल्म की गहराई में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या नया दिखाने वाली है। तैयार हो? बिना किसी बोरिंग शुरुआत के सीधे फ़िल्म की दुनिया में कूद पड़ते हैं। फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा-सा घूम जाए। एक पिता है एलियट और उसकी बेटी है रिडली। दोनों एक छोटे से ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर देता है। एलियट अपनी गाड़ी से एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देता है। हाँ, सही सुना, एक यूनिकॉर्न। अब ये कोई आम जानवर तो है नहीं, सो रिडली उसकी मदद करना चाहती है। वो उसके पास जाती है, उसके सींग को छूती है और उसे कुछ अजीब से सपने जैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन एलियट को ये सब समझ नहीं आता। वो डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को ख़त्म कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बॉस के बड़े से घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून और सींग कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनमें ऐसी ताकत है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है ना। यहाँ भी वही हुआ। यूनिकॉर्न के माँ बाप उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कोई प्यारे से जानवर नहीं, बल्कि खतरनाक शिकारी है। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये कहानी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब चलो किरदारों पर थोड़ा गौर करते हैं। रिडली का रोल जेना ऑर्तेगा निभा रही है, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। उसकी मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी समझदारी, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे सच में वो हमारी आंखों के सामने है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने पिता से प्यार तो करती है, लेकिन उसके हर फैसले से खुश नहीं। दूसरी तरफ एलियट का किरदार पॉल रड ने निभाया है। अब पॉल रड को तो सब जानते हैं, हंसाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक पिता का ऐसा रोल किया है जो थोड़ा डरपोक भी है और थोड़ा प्यार करने वाला भी। वो चाहता तो अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। इन दोनों के अलावा विल पॉल्टर भी है, जो एक अमीर और बिगड़ैल लड़के का रोल कर रहे हैं। उनका किरदार ऐसा है कि देखकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। फिर एंथनी कैरिगन है, जो एक नौकर का रोल कर रहे हैं। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन सब ने मिलकर फिल्म को एकदम जिंदा कर दिया है। हर किरदार की अपनी खासियत है और सब ने उसे बखूबी निभाया है। फिल्म को बनाने वाले एलेक्स शार्फमैन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहली फिल्म में ही उन्होंने ऐसा विषय चुना जो नया भी है और बोल्ड भी। फिल्म को देखते वक्त लगता है कि वो हमें हर सीन में कुछ नया दिखाना चाहते हैं। कैमरे का काम भी गजब का है, खासकर वो सीन जहाँ जंगल में रात को यूनिकॉर्न के माँ बाप घूम रहे हैं और ऊपर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर शुरुआत में स्पेशल इफ़ेक्ट्स थोड़े कमज़ोर लगे, जैसे जब यूनिकॉर्न पहली बार दिखता है तो उसका बनावटीपन थोड़ा खटकता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अंत तक आते आते तो इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हो जाते हैं कि आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। संगीत की बात करूं तो यहाँ भी फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में जॉन कारपेंटर और उनकी टीम ने संगीत बनाया था, लेकिन बाद में डैन रोमर और जियोसुए ग्रेको ने इसे पूरा किया। हर सीन के साथ संगीत ऐसा लगता है जैसे वो आपके कानों में नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर रहा हो। जब यूनिकॉर्न के माँ बाप हमला करते हैं तो बैकग्राउंड में जो धुन बजती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ, फिल्म के ट्रेलर में एक गाना है, गुड वाइब्रेशंस का नया वर्जन। वो सुनकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये संगीत फिल्म को और भी मज़ेदार और डरावना बनाता है। अब थोड़ा फिल्म के मज़े की बात करते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी या मजाकिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छिपा है। फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनिकॉर्न का खून और सींग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? ये सवाल फिल्म बार बार उठाती है। साथ ही एलियट और रिडली के बीच का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, समझते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे सीन हैं जो आपको हंसाएंगे भी और थोड़ा उदास भी करेंगे।
जैसे जब रिडली अपने पिता से कहती है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सीन दिल को छू जाता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में ख़त्म हुआ। ऐसा लगा जैसे मेकर्स को समझ नहीं आया कि कहानी को कैसे लपेटें। साथ ही हंसी और डर का मिश्रण कभी कभी ठीक नहीं बैठता। कई बार मजाक इतना बढ़ जाता है कि डरावना वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये फ़िल्म एक नया तजुर्बा देती है। इसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर डेथ ऑन ऑफ ए यूनिकॉर्न एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको अलग अलग रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी डराएगी और कभी सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर तुम्हें कुछ नया देखना पसंद है तो ये फ़िल्म तुम्हारे लिए ही है। इसे देखो और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटना।